मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम संधि भाग 2 पर विस्तृत बात करेंगे। मित्रों, गत वीडियो में हमने संधि क्या होती है, संयोग क्या होता है और किस प्रकार विकार होता है और किस प्रकार उनमें मेल होता है, इस पर बात की थी। आज हम बात करेंगे संधियों के प्रकार और फिर उसके बाद संधि के एक प्रकार पर विस्तृत बात करेंगे। तो हम बात करते हैं संधि के प्रकार पर। तो हमने जब वर्ण विचार पर बात की थी तो उसमें ये जिक्र किया था कि हमारे पास वर्णमाला में 2 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और अयोगवाह का जब जिक्र हुआ था तब उस समय 2 ध्वनियाँ और आई थी, एक थी अनुस्वार और एक थी विसर्ग। तो इन्हीं वर्णों के आधार पर संधि के प्रकार तय किए जाते हैं। जैसे पहली स्वर संधि है स्वर संधि। इसी को संस्कृत में अच संधि कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं क्योंकि माहेश्वर सूत्र में सभी स्वरों की जब गणना की जाती है तो अ से लेकर के च तक सभी स्वर आ जाते हैं, तो इसलिए इसको अच संधि कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमने जब संधि की बात की थी तो उस समय जिक्र किया था कि शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और अंतिम शब्द का जो प्रथम वर्ण होता है वहाँ संधि होती है। तो ये जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब स्वर हो, गौर करना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जब स्वर हो और अंतिम जो शब्द है उसका प्रथम वर्ण स्वर हो तो होती है स्वर संधि। इसके अलावा कहीं भी स्वर संधि नहीं होती। जैसे कला, दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे विद्यार्थी। तो ये विद्या आ है, यहाँ आ है, फिर अर्थी और यहाँ भी अ है। तो ये अ दोनों तरफ स्वर है, इसलिए हम इसको कहेंगे कि यह स्वर संधि है। तो दोनों तरफ जब स्वर होंगे उसे हम स्वर संधि कहेंगे। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, कोई 2 उदाहरण लिखे जाते हैं, 4 उदाहरण लिखे जाते हैं और उसमें हमें ये छांटने को कहा जाए कि इनमें से बताइए आप स्वर संधि कहाँ है, तो हम आसानी से बता सकते हैं कि दोनों तरफ अगर स्वर है तो वहाँ स्वर संधि होगी। दूसरी है व्यंजन संधि। हमने जो हिंदी वर्णमाला में ध्वनि स्वर के बाद क्या आते हैं, व्यंजन, तो यह है व्यंजन संधि। इसी को संस्कृत में हल संधि कहते हैं। वही बात जो अच में है, अच में सारे स्वर गिने जाते हैं और हल में सारे व्यंजन गिने जाते हैं। तो व्यंजन संधि में क्या होता है, जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है, प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होगा, या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, और फिर उसके सामने व्यंजन होगा या स्वर हो सकता है, परंतु एक तरफ कहीं न कहीं अगर व्यंजन आ गया तो वह संधि व्यंजन संधि होगी। क्योंकि दोनों तरफ स्वर आते हैं तो स्वर संधि हो जाएगी। कहीं पर भी व्यंजन आ जाए वह संधि व्यंजन संधि कहलाएगी। जैसे इसी का मान लें तो अच धन अंत,
इसकी संधि करते हैं तो च ज में बदलता है और इसको ऐसे लिखते हैं अजंत। तो अब यहाँ व्यंजन है और यहाँ स्वर है। अब इधर अगर स्वर आ जाए और इधर व्यंजन आ जाए तो भी व्यंजन संधि, कहीं पर भी व्यंजन आ जाए दोनों में से, वहाँ सब जगह व्यंजन संधि ही होगी। स्वर संधि तभी होगी जब दोनों तरफ स्वर हो। इस बात को आप गांठ बांध लें तो अब आसानी से हम व्यंजन संधि की पहचान कर सकते हैं। तीसरी ध्वनि कौन सी बताई थी जो संस्कृत से हिंदी में आई है? वह है विसर्ग। तो इसके आधार पर भी संधि तय की जाती है। तो इसमें जो प्रथम शब्द होता है उसका जो अंतिम वर्ण है, मैं एक संक्षेप में लिख रहा हूँ, जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है वो क्या होगा? स्वर। स्वर के साथ विसर्ग आता है हमेशा, स्वर के साथ विसर्ग होगा। आगे कुछ भी हो सकता है, प्लस में स्वर भी हो सकता है और व्यंजन भी हो सकता है, इसकी हमें परवाह नहीं करनी है। तो ये कुछ भी उदाहरण हो सकता है, जैसे यशः, धन, दा। तो अब यहाँ विसर्ग आ गया और यहाँ दा आ गया। जैसे प्रातः संधि काल, तो यहाँ विसर्ग आ गया तो यहाँ व्यंजन आ गया, यहाँ भी व्यंजन आ गया, स्वर भी आ सकता है। तो जब पूर्व वर्ण पर अंतिम शब्द का जो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह विसर्ग हो और सामने से स्वर और व्यंजन हो तो विसर्ग संधि होगी। कहीं एक तरफ व्यंजन है तो व्यंजन संधि होगी और दोनों तरफ स्वर है तो स्वर संधि होगी। इस प्रकार ये संधियों का मोटा मोटा विभाजन है। परीक्षा में प्रायः जब व्यंजन संधि पूछी जाती है तब संधि का प्रकार नहीं पूछा जाता, परंतु जब स्वर संधि पूछी जाती है तो स्वर संधि का प्रकार पूछा जाता है। तो इसलिए स्वर संधि के जो मुख्य 5 प्रकार है जो हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं और संस्कृत से लिए गए हैं, उसकी ठीक ठीक समझ बनाना बहुत जरूरी है। तो पहले जो संधि का क्रम है वह है दीर्घ संधि। पहली संधि लेंगे हम दीर्घ संधि। अब हमने स्वरों की जब बात की थी उस समय बताया था कि दीर्घ क्या है। तो दीर्घ कहते हैं बड़े को, गुरु को। तो जब हम अ और अ को मिलाते हैं तो यह दोनों क्या बनता है? आ। तो इसकी अगर परिभाषा आपको लिखनी हो तो ये लिख सकते हैं कि जब दो सजातीय वर्ण, जब दो सजातीय, जैसे आ सजातीय है, ई सजातीय है, ऐसे इसको सजातीय बोलते हैं और सवर्ण भी बोलते हैं, जो एक ही वर्ण के एक जैसे। जब दो सजातीय वर्ण आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं तो दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। तो अपना दीर्घ रूप धारण कर लेते हैं। इसी दीर्घ रूप धारण किए हुए को दीर्घ संधि कहते हैं। हमने जब बात की थी कि संधि किसका नाम है? मेल के बाद होने वाले विकार का नाम है। तो उसमें विकार क्या होता है? विकार बनता है आ। आ क्या है? दीर्घ। इसलिए इस संधि को दीर्घ संधि के नाम से संबोधित किया जाता है। हमारे जो भाषा में है सभी का जो नामकरण किया जाता है उसके पीछे में कोई न कोई कारण होता है। तो इसको दीर्घ संधि इसीलिए कहते हैं कि जब सजातीय वर्णों का परस्पर मिलन होता है तो दीर्घ रूप बनता है, इसलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब ये कैसे कैसे होता है? जैसे अ मिलेगा, आ मिलेगा, फिर ई मिलेगी ई के साथ, फिर ऊ मिलेगा ऊ के साथ,
तो री मिलेगी री के साथ, और री का प्रयोग हिंदी शब्दावली में नहीं किया जाता है, इसलिए इस पर हम बातचीत नहीं करेंगे। तो अब हम आगे जब बात बढ़ाते हैं तो हम यहीं से बात शुरू करते हैं। इस परिभाषा को ध्यान से नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में कि जब दो सजातीय स्वर्ण आपस में मिलते हैं तो अपना रूप दीर्घ कर लेते हैं। इसी रूप बढ़ाने की प्रक्रिया के कारण इसको दीर्घ संधि कहते हैं। अब एक उदाहरण जैसे अ, तो इसका एक उदाहरण, कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे दिन और अंक। आज के दिन का कौन सा अंक है? 8। तो हम इसका संधि करते हैं, तो ये अ और अ मिलके आ बन जाता दिनांक। ऐसे ही चरणामृत शब्द है, जिसमें ये चरण और धन अमृत। एक दो और उदाहरण देख सकते हैं, क्रम, धन, अंक, क्रमांक। अब देखिए, हमने जब संधि की थी तो बताया था कि जो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण है ये अ है, वो फिर अ है, यहाँ से अ लिया, फिर यहाँ से अ लिया, ये दोनों मिलकर क्या बना? आ दीर्घ बना। इसीलिए हम इसको दीर्घ संधि कहते हैं। फिर वापस जब मिलाते हैं तो क्र, अब मैं तो हलंत था ना, इसके साथ आ मिलाना है। क्या मिलाना है? आ। फिर आगे क्या लिखना है? ये जो अनुस्वार है वो तो यहीं रह जाएगा। तो अब यहाँ ये अनुस्वार लग गया। अब इसको वापस जोड़ देते हैं, तो क्र, मैं के साथ आ लगा देते, क्रम मांक। ऐसे ये संधि संपन्न होती है। इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, पुनः इसका इसलिए किया है ताकि आपको बार बार कोई चीज़ करते हैं तो अभ्यास में आ जाती है। तो इस प्रकार ये दीर्घ संधि संपन्न होती है। ये शुरुआती स्थिति यहाँ आपको दिखाई दे रही है। गौर करना कि अब जैसे दिनांक है, तो अगर दिना कर देते और अंक कर देते तो भी संधि हो जाती, परंतु हमें संधि करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें ये पता करना है कि अभी जब संधि की हुई किया शब्द है उसमें पहले से क्या क्या मिला हुआ है, उसको ही बाहर निकालना संधि कहलाता है, विच्छेद, मतलब संधि विच्छेद कहलाता है। तो जैसे दिनांक है तो इसमें दो शब्द है, दिन, धन, अंक। इसलिए यहाँ पर हमने जब संधि विच्छेद किया तो दिन और अंक लिखा। वैसे चरणामृत में हमें पहले से पता है कि इसमें दो शब्द है, चरणा अमृत नहीं है, चरण धन अमृत है, इसलिए इसका संधि विच्छेद किया हमने, चरण प्लस धन अमृत। आगे हम और उदाहरण से अपनी बात स्पष्ट करेंगे, क्योंकि जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछा जाता है वह एप्लीकेशन का प्रश्न होता है, मतलब ज्ञानोपयोग का। तो आपको जो ज्ञान है उसको हम व्यवहार में कितना उपयोग में लाते हैं उसकी परख की जाती है। तो इसलिए संधि करते समय हमें शब्द की रचना कैसे की जाती है या मूल में शब्द में दो शब्द कौन से निहित है, इसकी ठीक ठीक जानकारी होना जरूरी है। और ये कब होगा? जब हम लगातार अभ्यास करेंगे। केवल नियम कायदे रटने से आप संधि ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, आपको बार बार उदाहरणों के साथ माथापच्ची करनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, एक दूसरे उदाहरण से बात कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आ लगा देते हैं तब भी वही संधि होगी। जैसे अभी कोरोना का दौर है तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, तो प्राणायाम ऐसे लिखते हैं। तो प्राणायाम का मतलब श्वास का आना जाना, ये प्राण धन आयाम। प्राणों को कई तरीके से
छोड़ना लेना होता है उसको हम प्राणायाम कहते हैं। लंबा सांस, छोटा सांस, सांस रोकना, सांस बाहर छोड़ना, सांस अंदर रखना, ये सब प्राणायाम है। तो अब देखो यहाँ अ फिर आ, तो दोनों मिलकर प्राणायाम बना। उसी तरह रामानंद, राम धन आनंद, तो क्या बना, ये रामानंद। उसी तरह शब्द है तथापि, तो तथा धन अपि, तो शब्द क्या बना, तथापि। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अगर अ के साथ आप मिला हुआ है तो भी यही संधि होगी और इसका रूप विधान इस प्रकार होगा। अब अगला उदाहरण देखते हैं कि हम अगर यहाँ आ रख देते हैं और यहाँ और रख देते हैं, तब क्या बनेगा, तब भी ये आ बनेगा। जैसे जब जंगल में आग लगती है तो उसको कहते हैं दावानल। इन शब्दों की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शब्दों की जानकारी नहीं रखेंगे तब तक संधि के नियम कायदे कितने भी आप याद कर लो, संधि आप ठीक तरीके से समझ नहीं पाएंगे, न तो संधि विच्छेद कर पाएंगे और न संधि कर पाएंगे। तो अब अपने को पता होना चाहिए कि दावानल में दो शब्द कौन से हैं, दाव अनल है या दावानल है। तो इसकी हमें ठीक ठीक जानकारी कब होगी, जब हम बार बार शब्दों के साथ अभ्यास करेंगे। तो यह दावानल है, तो दावानल कहते हैं जंगल की आग को। उसी तरह शब्द है रचनावली, अवली कहते हैं कतार को या माला को, एक लंबी जो पंक्ति बनी होती है उसको भी कहते हैं। तो यहाँ पहले से पता करना पड़ेगा अपने को कि रचना शब्द है और उसके साथ अवली लगा हुआ है, ये रचनावली। इसी प्रकार विद्यार्जन है, तो विद्या अर्जन, तो ये तो साफ साफ सुनाई दे रहा है हमें, यहाँ विद्या शब्द है और उसके साथ अर्जन लगा हुआ है। तो संधि के साथ समस्या यही है कि हम पढ़ते समय या जब शिक्षक पढ़ाते समय केवल नियम कायदों पर जोर रखता है। तो उससे क्या होता है कि हम 7वीं क्लास पास हो जाते हैं, 8वीं हो जाते हैं, 10वीं हो जाते हैं, 12वीं हो जाते हैं, परंतु जब कंपटीशन का समय आता है तो उस समय नॉलेज नहीं देखा जाता, उस समय आपका कौशल देखा जाता है, आपका ज्ञानोपयोग देखा जाता है कि आपको 4 शब्द दे दिए, फिर उसमें से आपको छांटना है कि कहाँ दीर्घ संधि है, कहाँ गुण संधि है, कहाँ व्यंजन संधि, ये बताओ आप। या 5 शब्द दे दिए और 5 शब्दों को बताओ आप कि इनको आप संधि विच्छेद कैसे करोगे। तो वहाँ केवल आपको परिभाषा नहीं पूछेंगे, वहाँ तो आपको व्यवहार में आपको ज्ञान कितना हासिल हुआ है, आप उस ज्ञान को प्रैक्टिकल कितना कर पाते हो, उसकी परख आपकी की जाती है। तो अब ये कुछ और उदाहरण देखे हमने। अब हमने आ को सबके साथ मिला लिया, परंतु आ को आ के साथ नहीं मिलाया, तो ये मिला के भी हम देख लेते हैं। तो ये आ वाले उदाहरण जैसे द्राक्षा और धन आशव, दाख अपने जो दाख होती है वो द्राक्षा से बना हुआ है, तो इनका जब संधि करते हैं तो ये द्राक्षाशव। विद्या धन आलय, विद्यालय। तो अभी हमने केवल ये देखा है कि चारों को अ को मिलाया, फिर अ को आ के साथ मिलाया, फिर आ को आ के साथ मिलाया, फिर आ को मिला दिया। तो कैसे भी आप मिलान कर लो, इनका विकार क्या आएगा, आ आएगा। तो अब हम कई उदाहरणों के साथ इस नियम की पुष्टि करेंगे, फिर हम खुद देखेंगे। फिर जैसे कई शब्द और लिख के देख लो, पाठांतर लिख दो, फिर देखो इसमें कौन सा नियम काम कर रहा है, पाठ अंतर अ मिला है।
फिर सिंहासन देख लो, इसी प्रकार पत्रांग देख लो। तो ऐसे कई उदाहरण जो भी आपके मस्तिष्क में आते हैं वो सब उदाहरण आप देख सकते हैं, और उन उदाहरणों के साथ अपने ज्ञान की आप पुष्टि कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो इसके लिए पाठ्य सामग्री तैयार की है वो भी इसी प्रकार की है कि आप कई प्रकार के उदाहरण हैं उनके साथ आप रस्साकसी करेंगे। कई संधि युक्त शब्द है और कई संधि विच्छेद वाले शब्द हैं जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो उनके साथ आप जब माथापच्ची करेंगे, उनके साथ अभ्यास करेंगे, उनमें जो शब्द आए हैं उनमें शब्दों में कौन से 2 रूप आए हैं, उन 2 रूपों की ठीक ठीक पहचान करेंगे, तब आप जाकर के इस दीर्घ संधि को ठीक ठीक समझ पाएंगे। ये दीर्घ संधि और आगे चलेगी। अगला वीडियो इस दीर्घ संधि के रूप को विस्तार से समझाया जाएगा। तब तक के लिए मैं डॉक्टर मूलचंद वोरा आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।